Our guest today is a former IAS officer and able administrator who has received awards for his administration, especially during the Kumbh Mela. He is also the Vice Chancellor of the Gautam Buddha University. We are delighted to have on our program Dr. J.P. Sharma. Dr. Sahab, welcome to the program. Thank you very much. डॉक्टर साहब, ये ब्यूरोक्रेसी और एजुकेशन का क्या तालमेल है? बहुत ही घनिष्ठ तालमेल है, क्योंकि ड्यूरिंग ब्यूरोक्रेसी, ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन आप लगातार एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स के बीच में कोई ना कोई संपर्क बना रहता है। यूनिवर्सिटी अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ भी दो विंग, एकेडमिक्स और प्रशासन, दो विंग रहते हैं। दोनों के बीच में जो तालमेल होता है, वाइस चांसलर का काम वो तालमेल करना है। आप खुद जो इसमें आए, ब्यूरोक्रेसी में आए, आईएएस ऑफिसर बने, आपकी फैमिली में तो कोई और आईएएस ऑफिसर नहीं है? योर फादर वाज अ बिजनेसमैन। हाँ, जब मैं इंटर में था उसी समय एक मेरा आईएएस में आईएएस कंपटीशन आने का उस समय मेरे साथ जो कुलीग पढ़ रहे थे या दोस्त थे, उसी समय एक टारगेट ले लिया गया था कि मैं आईएएस कंपटीशन में भाग लूँगा। अच्छा, आप अपने पिताजी के साथ बिजनेस में नहीं जाना चाहते थे? वहाँ नहीं जाना चाहते थे। अच्छा। इनफैक्ट बड़े ब्रदर हैं भाई साहब, उनका शुरू से था कि मैं बिजनेस में पिताजी के साथ रहूँगा। और मेरा जब मैं इनफैक्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में था उस समय भी जो मेरे टीचर रहे हैं उन्होंने मुझे बहुत इसके लिए इनकरेज किया कि आप हायर एजुकेशन करिए और अच्छे कंपटीशन में भाग लीजिए। तो उसी समय ये हो गया था कि टारगेट ही एक ही कंपटीशन का आईएएस का उस समय मेरे सामने था। जो इस आईएएस ज्वाइन करना एक ड्रीम होती है कई स्टूडेंट्स की, पर वो जो लाइफ है एक आईएएस ऑफिसर की वो बहुत डिफ़िकल्ट रहती है। बहुत बड़ा आइडियल अप्रोच थिंकिंग रहता है कि अब इसको आईएएस में आने के बाद किस तरह से आप कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे एक ड्रीम्स होते हैं कि ये करेंगे। उस समय जो सोसाइटी में आपको कमियां लगती हैं, आप सोचते हैं कि मैं आईएएस में आ जाऊंगा तो मैं सारी दूर करूंगा। बट आईएएस में आने के बाद डेफिनेटली जब आप ज्वाइन करते हैं सर्विस तो प्रॉब्लम आती है, कमी आती है, बट फिर भी उस ड्रीम को पूरा करने के लिए भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली? आईएएस सर्विस के सबसे बड़ा जो एक ऐसी सर्विस है जिसमें पूरे कैरियर में आपको कई तरह की जॉब असाइनमेंट मिलेंगे। एक रूरल एरिया में तहसील स्तर पे काम करने का मौका मिलेगा, जिला स्तर पे मिलेगा, प्रदेश स्तर पे मिलेगा, डिफरेंट सेक्टर्स के मिलेगा, एजुकेशन का भी होगा, हेल्थ का भी होगा, इंडस्ट्री का भी होगा। तो इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हैं। और मेरे पूरे 33-34 साल के कैरियर में भी मुझे लगभग काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली हर सेक्टर में काम करने। और आपको सबसे ज़्यादा जो एक लुत्फ़ आता है वो किस सेक्टर में आया? जब मैं तहसील स्तर पर एसडीएम लेवल का था, काम किया और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे के जिलों में रहा। वो एक ऐसा फील्ड था जिसमें, जैसे आपने शुरू में कहा कि आईएएस में आने का आपका एक ड्रीम होता है कि क्या क्या करेंगे, तो पब्लिक से आपका सबसे बड़ा इंटरेक्शन। तहसील स्तर पर जब एसडीएम होते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्र से लोग लेके आते हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं तो पूरे ज़िले के लोग ये समझते हैं कि ये खुदा हैं, आप कोई समस्या लेकर जाएंगे इमीडिएटली आपका समाधान कर देंगे। तो उस समय वो इंटरेक्शन जो पब्लिक के साथ रहता है और आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब उनकी समस्याओं का समाधान करने में आप कामयाबी होते हैं। तो फील्ड वाला वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बट उसके बाद जो स्टेट स्तर पर या इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पर और भी बहुत ऐसी कई असाइनमेंट मिली जो बहुत ही चैलेंजिंग रही। एक आपकी पोस्टिंग जो हुई या एक असाइनमेंट जो थी वो कुंभ मेले की थी, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला गया। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हाँ, मैं अपनी जितनी आईएएस की असाइनमेंट रही हैं सबसे टफ असाइनमेंट कुंभ मेला के असाइनमेंट को ही मानता हूँ। हरिद्वार कुंभ 98 में मुझे जब पोस्टिंग की गई उस समय मैं कमिश्नर स्तर का अधिकारी था। और कुंभ मेला जैसा आप जानते हैं 12 साल के बाद आता है। और हरिद्वार कुंभ, बाकी 4 जगह जो कुंभ रहते हैं, नासिक है, उज्जैन है, इलाहाबाद है और हरिद्वार है। हरिद्वार थोड़ा डिफ़िकल्ट है इस सेंस में कि एक हर की पौड़ी छोटा सा क्षेत्र है
और कुंभ में जितने भी यात्री या लोग आते हैं सभी चाहते हैं कि उसी स्थान पर स्नान किया जाए। इलाहाबाद बड़ा वाइड एरिया है तो वहाँ उतना समस्या नहीं रहती है। तो ये सबसे टफ असाइनमेंट इसलिए भी माना जाता था कि हिस्ट्री में जो हरिद्वार कुंभ का है 1986 तक की हिस्ट्री जो उस समय जब मैं गया था, मैं पढ़ रहा था, हर कुंभ में कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें कैजुअलिटीज़ होती रही हैं। तो वहाँ ऑफिसर्स को जाने में भी लगता था, क्योंकि जब भी कोई कुंभ के बाद दौरान कोई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी होती हैं और वो होता है, अपने आप को भी लगता है कि ये इंसिडेंट हुआ है। बट ये बहुत बड़ा चैलेंज, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा इसलिए था कि वहाँ का टफ था असाइनमेंट जब मुझे ये मिला था, इसलिए इसको मैं सबसे बड़ा टफ मानता हूँ। सो हाउ डिड यू अप्रोच इट सो दैट आप जब इस असाइनमेंट पे थे तो इंसिडेंट्स नहीं हुए? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा है और बाकी जितना डेडिकेशन डिवोशन मेरे और सभी अधिकारियों ने मिलकर किया था। तो आपका गेम प्लान क्या था कि आपने इसको कैसे अप्रोच किया कि कोई इंसिडेंट ना हो और जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बराबर चलती रहे, एक वहाँ पर सिस्टम बना रहे, उसके लिए आपने क्या किया? पूरी इसकी बेसिकली आपको जब कुंभ में असाइनमेंट मिलता है तो लगभग 1 साल आपको मिलता है पूरा कुंभ का अरेंजमेंट करने में। और उस अरेंजमेंट में हज़ारों आपको छोटे छोटे ब्रिजेस, परमानेंट ब्रिजेस हैं, टेम्परेरी ब्रिजेस हैं, गंगा के ऊपर हैं, एरिया नए डेवलप करने पड़ते हैं जो कुंभ क्षेत्र के आसपास है, जहाँ पर हज़ारों यात्रियों को ठहराने की व्यवस्था भी होती है। साधु संत अखाड़े जो कुंभ में बड़े एग्रेसिव भी कई बार होते हैं, क्योंकि वो और वो तो सेंसिटिव ईगोस की भी बात भी रहती है। तो उनका सबसे बड़ा प्लान उसको किया गया था कि हम किस तरह से एरिया को वाइड किया जाए, लोगों का मूवमेंट ऐसा रखा जाए कि कंजेशन एक पॉइंट पे ना कम हो। तो उसके लिए वाइड प्लानिंग करके कुछ नए एरिया वाइड किए गए। प्लानिंग इस तरह से की गई कि मूवमेंट लोगों का रहे, एक तरफ से आने का जाने का, किस तरह से उनको अगर ट्रैफिक है तो उसको पूरा कंट्रोल कैसे किया जाए। तो पूरी जो प्लानिंग की गई उसमें नई नई चीज़ें भी कुछ की गई थी, जैसे कि कुछ एरिया जैसे एरिया कुंभ एरिया जो कुंभ क्षेत्र में कुछ ऐसे एरिया पड़ते थे जो ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में आते थे, जिनको किसी कारण से हटाया नहीं जाता था। वो उस समय बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा और उनको हमने रिमूव कराया। तो इससे एक एरिया मिला हमें। कुछ नए क्षेत्र ऐसे लिए गए जहाँ पे लोगों को बसाने के लिए और पार्किंग के लिए दूर रखा गया, ताकि लोगों को उससे थोड़ा सा मुश्किल हुई मूवमेंट में, लोगों को चलना पड़ा, कुछ थोड़ी देर ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ा। पर उस तरह से एक मूवमेंट ऐसा बना कि लगातार मूवमेंट हमारा ये था कि मूवमेंट लगातार बनता रहे, यात्रियों का रुकने भी ना पाए, उनको ये भी ना फील हो को रोका गया है। और जो पहले स्नान कर रहे हैं उनको उसी बीच में हम स्नान वाला क्षेत्र है उसको खाली भी करा सकें। तो इस तरह से कराया। दूसरा, तो इसमें जो बच्चे थे या जो वृद्ध थे उनको तो बहुत मुश्किल आई होगी। हाँ, ये उस समय वेरियस संस्थाएं भी रहती हैं, हमारे अफसर्स भी रहते हैं उनके लिए कि जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट भी करते हैं, कैसे उनकी हेल्प भी उनके लिए। पर क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वहाँ हरिद्वार कुंभ का हर की पौड़ी ही एक पवित्र स्थान माना जाता है जी। और सभी चाहते हैं कि हम वहीं ही स्नान करें, दूसरी जगह ना जाएं। तो वो व्यवस्था मुश्किल रहती है। बट इसमें हमने स्वयंसेवी संस्थाओं को इन्वॉल्व किया गया था, वहाँ कई आश्रम है उनको इन्वॉल्व किया गया था लोगों को गाइड करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जितने वहाँ अफसर्स, बहुत लोगों की ड्यूटी लगती है मजिस्ट्रेट्स की, दूसरे लोगों की, उनको मैंने इन्वॉल्व किया गया था कि इसको पूरा डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट से करना है, क्योंकि एक रिलीजियस फीलिंग से भी जुड़ा है। तो इसमें स्टार्ट से मैंने किया कि जब भी कोई नया ग्रुप ज्वाइन करते थे, कुंभ की ड्यूटी में लगातार लोग ज्वाइन करते रहते हैं, तो जब भी कोई आता था उस ग्रुप को हर की पौड़ी लेकर जाते थे। हर की पौड़ी में स्नान किया और आरती उसके एक जैसे ओथ दिलवाते थे कि हम पूरी डेडिकेशन उससे करेंगे और एक धार्मिक फीलिंग लेते हुए भी इस काम को करेंगे, सरकारी ड्यूटी केवल नहीं मानेंगे। तो उस तरह से वो चीज़ लाएगी। तीसरा जो एक रहता है लीडरशिप वाला, वो पूरी तरह से कोशिश हमारे जितने और भी पुलिस के थे या मजिस्ट्रेट के ऑफिसर्स थे उनके साथ लगातार रहना। कई बार 2-2, 3-3 दिन, रात और दिन हम उनके साथ बीच में ही ट्रैवल करते रहते थे। जितने साधु संत अखाड़े हैं
ये कोशिश की गई कि लगातार इनके वहाँ आश्रम में जाके इतना अच्छी इक्वेशन इनसे बना ली जाए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी उनकी हेल्प कर सके। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज पूरी बनाई, नहीं कहता कि पहले नहीं बनी, पहले ही बनती रही होगी, बट पूरी स्ट्रेटजी जो कमी हमें पाई कोशिश किया करने का, बट वो अल्टीमेटली मैंने कहा कि ईश्वर की कृपा से और सबके मेहनत से वो ऐसा कुंभ पहला था जिसमें कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ था। जब इस तरह का इतना ह्यूज, इसको तो पूरे वर्ल्ड में सराहा जाता है कुंभ मेले को, कि किस तरह से इतने लाखों लोग यहाँ आते हैं। इसमें कई समस्याएं जो बहुत बड़ी हैं, जैसे एक सैनिटेशन की होती है, गंगा प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या होती है, उसको आपने कैसे हैंडल किया? हाँ, ये उस पर रहती है गंगा प्रदूषण, कहाँ कहाँ से वो जो छोटे नाले रहते हैं गंगा में नहीं जाएंगे, उनको प्रदूषण बोर्ड के एक डिफरेंट स्कीम उनके लिए थी ताकि उनको ना जाए, उनको रोक के उनका ट्रीटमेंट करते थे, उनको रोका जाता था। जिस एरिया में भी लोगों को बसाने का मैंने किया था, पहली बार 3 और 4 ऐसे बड़े एरिया हमने एयरमार्क किए थे जहाँ पे श्रद्धालुओं को रोकने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ सैनिटेशन का अच्छा इंतजाम किया गया था, थोड़ा दूर था पर अच्छा इंतजाम किया गया था। और कुंभ के दिन, एक दिन उस दिन कम से कम 100 मिलियन 10 करोड़ पूरे कुंभ में लोग आए थे, और लगभग 20 मिलियन जो एक मेन कुंभ डे रहता है, 20 मिलियन एक दिन में उन लोगों को डील करना बहुत बड़ा था। विदेशों से जैसे लोग हैरान थे, इनफैक्ट जो फॉरेन के कॉरेस्पोंडेंट प्रेस के रहते थे वो ये पूछते थे कि आपने कैसे लोगों को इनवाइट किया, वो पूछते इनवाइट किया गया। तो हम उनको कहते थे कि हमारे कुंभ में कोई किसी को इनविटेशन नहीं भेजता है, तो गंगा मैया इनवाइट करती हैं, अपने आप लोगों को आता है। हम कहीं अखबार में नहीं देते हैं, ऐड नहीं देते हैं, हमें ये नहीं पता कि कितने लोग आ जाएंगे, अपने आप आते हैं। हम तो व्यवस्था मान के चलते हैं कि जितने आएंगे सभी की व्यवस्था करेंगे। और इस व्यवस्था में खान पीन सब चीज़ का ध्यान होता है, पूरा एक फूड डिपार्टमेंट पूरा अलग से वहाँ, इनफैक्ट हर डिपार्टमेंट्स वहाँ अलग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का अलग हो जाता है, रेलवे अपना पूरा नई ट्रेन जाता है, रेलवे का अपना पूरा ऑफिस खुलते हैं, और फूड एंड सिविल सप्लाईज़ का पूरा रहता है। और उसमें जितने हमारे साधु संत, इन लोगों के लिए तो फ्री व्यवस्था करते हैं, पूरा खाना फ्री देते हैं, पूरी व्यवस्था रहती, कोई कमी नहीं रहती। इनफैक्ट छोटी चीज़ें हैं जहाँ बिजली नहीं है, केरोसिन ऑयल तक उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। साधु संतों के साथ तो वैसे भी बहुत सेंसिटिवली उनको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कौन पहले स्नान करेगा उसी पे काफ़ी टेंशन हो जाती है, हर मिलती हैं। और इस कुंभ में भी इस तरह की टेंशन रही। इनफैक्ट यहाँ 13 अखाड़े हैं, हाँ। टोटल हिस्टोरिकली उसमें है, इनका रिकॉर्डेड है, और हर अखाड़े के लिए हिस्टोरिकली कुछ टाइम फिक्स रहता है, इतनी देर वो हर की पौड़ी पे स्नान करेंगे। बट बहुत मुश्किल होता है उनको कि उसी समय में स्नान करने के बाद साधु संत को बाहर निकालना। जब एक बार पानी में साधु लोग घुस जाते हैं, सपोजिंग उनके लिए किसी एक अखाड़े के लिए हमने 10 मिनट रखे हैं या 15 मिनट, ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि सभी अखाड़े स्नान करना होता है, पब्लिक को भी करना है, जो फिक्स टाइम है उसमें नहीं निकलते हैं। और अगर अखाड़ा पहले से ही प्रेशर डालता है कि 10 मिनट में नहीं उखड़ेंगे तो हम कूद जाएंगे। और कुछ हिस्टोरिकली ऐसा इनका रहता है कि अगर एक अखाड़ा दूसरे अखाड़े के साथ अंदर घुस गया तो उसमें झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा। और उस समय जब स्नान करते हैं तो इनके पास जो इनके वेपन्स, तलवार और दूसरी चीज़ें रहती हैं वो इनको अलाउड रहती हैं, वो भी रहती हैं, तो इसलिए झगड़ा हो जाता है, बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए मैंने जब कहा कि इनसे साथ बहुत अच्छी इक्वेशन वो बनाना, उसका हमें फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेन कुंभ स्नान से पहले एक छोटा स्नान रहता है, उसमें इसी तरह की बात आई थी। तो एक अखाड़े ने कहा कि हम ज़्यादा समय लेंगे या नहीं निकलेंगे, तो उसके लिए 2 तरीके, एक तो हमने उनके जो मेन संत थे कितनी उनसे जो पर्सनल इक्वेशन बना रखी थी उसका फ़ायदा उठाया। दूसरा, हम प्लेन क्लोज में हमारे पुलिस के डाइवर्स, दूसरे लोग जो गोताखोर रहते थे पानी में, उनको भी बीच में रखते थे पानी में, कि जब टाइम हो जाए तो जो नहीं निकलता था उनको साधु को उठा के कोशिश करते थे कि हम उनको बाहर निकालें। वो तो बहुत मुश्किल काम है, ताकि बहुत मुश्किल रहता था, क्योंकि वो सारे तलवार वाले उनके पास रहते थे, और क्योंकि उससे पहले ही दूसरा अखाड़ा एज पे तैयार रहता था पानी में कूदने के लिए, तो बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती थी। उसको सोचते हुए बिल्कुल लगता है कि कैसे आपने कर लिया, कैसे मैनेज होता है। इस असाइनमेंट को लेने में अफसर घबराते हैं, नहीं जाते हैं, और उसके बाद अचीवमेंट इसलिए लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल अवार्ड इसके लिए दिया गया था। डॉक्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपका ध्यान कैसे गया?
एकेडमिक्स में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है। IAS में आने बाद थोड़ी देर मैंने टीचिंग भी किया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने मैथमेटिक्स किया था, फिर IAS में आ गया। IAS में रहते बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के फॉर्म में या कुछ तरह जाने का, जिसमें मलेशियन यूनिवर्सिटी में, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में, UK की यूनिवर्सिटी, ससेक्स यूनिवर्सिटी में भी जाने का मौका मिला और हार्वर्ड में भी जाने का मौका मिला। वहाँ ट्रेनिंग मिली थी, तो एकेडमिक का इंटरेस्ट मेरा बीच बीच में बना रहा IAS में भी, पढ़ने का भी। और इसी बीच में जैसे MBA मैंने किया IAS में रहते हुए, और फिर पढ़ने के शौक़ में ही मुझे PhD मैंने ज्वाइन की, और PhD भी मैंने इसी बीच में जब IAS में था उसमें पूरी PhD भी की, तो मेरा इंटरेस्ट बना रहा लगातार। लेकिन ये जो एकेडमिक्स के साथ आपको एक जुड़ाव रहा है, उसकी वजह से आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन किया एज वाइस चांसलर। PhD मेरे थी, सभी क्वालिफिकेशन भी थी, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि गौतम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वाला मुझे सिलेक्ट हुआ, काफ़ी एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू था, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था, तो मुझे इसलिए खुशी हुई कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरा इंटरेस्ट भी इसमें है। तो 2014 में मैंने ज्वाइन किया गौतम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कोर्स 2008 में हुआ था, द फर्स्ट कोर्स दैट इट स्टार्टेड। यूनिवर्सिटी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। हाँ, ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ UP। 2008 में एक कोर्स MBA का कोर्स यहाँ स्टार्ट हुआ था, बाकी कोर्सेज इसके 2010-11 से शुरू हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट्स में स्थापित है। कौन कौन से कोर्सेज हैं? इसमें गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट इसमें नहीं शुरू किया गया है। इसमें 8 स्कूल हैं, जिसमें स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट के सभी कोर्सेज हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड स्कूल ऑफ ICT, ये 2 इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। इंजीनियरिंग के दिस इज 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, और पोस्ट ग्रेजुएट MTech और बाकी कोर्सेज में चलाते हैं। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हमारा चलता है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटी से सभी सब्जेक्ट इसमें हैं। स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज का है, इसमें सभी अप्लाइड के सब्जेक्ट्स हैं। स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस है, लॉ के भी हमारे कोर्सेज में हैं। और एक स्कूल हमारा स्कूल ऑफ बुद्ध स्टडीज़ है, वो इंडिपेंडेंट स्कूल है। जो उसकी स्पेशलिटी है, यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के नाम पे है, और इसके सभी कोर्सेज बहुत ही पॉपुलर हैं, पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का इंडिपेंडेंट पूरा स्कूल है। और कैसा है, जिसमें लगभग 150 के आसपास फॉरेनर स्टूडेंट्स भी हैं, वो काफ़ी कंट्री से, फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए जी। और इसमें पाली लिटरेचर, टिबेटन, हर तरह के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें एक तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज है जी बुद्धिस्ट स्टडीज़ का, उसके बाद बुद्धिस्ट का BA और MA कोर्सेज है, और उसकी MPhil बुद्धिस्ट स्टडीज़ में, और PhD बुद्धिस्ट, पूरे कोर्स हर तरह का उसमें। And you also have a meditation center for Buddhist students. यूनिवर्सिटी में, हाँ, ये बहुत अच्छा मेडिटेशन सेंटर्स है। यूनिवर्सिटी बहुत बिग एरिया में है, 511 एकड़ में है जी, और इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है। तो यूनिवर्सिटी डे स्कॉलर्स के लिए है कि डू यू हैव हॉस्टल्स एज वेल? हमारी यूनिवर्सिटी बाय एक्ट है रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। अच्छा अच्छा, ये फैकल्टी के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी रहने की फैसिलिटीज़ है। स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में 18 हॉस्टल्स हैं, जिसमें 12 बॉयज़ के हैं और 6 लड़कियों के हैं, और बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट सिंगल रूम सीटेड अकोमोडेशंस स्टूडेंट्स के लिए हैं। फैकल्टीज़ के लिए लगभग 450 के आसपास हॉस्टल्स हैं, सारी फैकल्टीज़ वहाँ रहती है और पूरी फैसिलिटीज़ हैं। सो एवरीबडी स्टेज ऑन कैंपस? बाय एंड लार्ज सभी वही रहते हैं। अच्छा, वही इनकरेज किया जाता इनकरेज है। किया जाता है। यू मेंशन यू हैव 6 हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए क्या स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं वैसे? जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ अलग से भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम हमारा है स्पोर्ट्स का,
इंटरनेशनल लेवल के सभी एक्टिविटीज़ के लिए है, चाहे वो बैडमिंटन का है, हॉकी का है, अभी क्रिकेट का मैच हुआ था नेशनल लेवल स्तर का भी वहाँ पे। तो हर हॉस्टल में, पर्टिकुलरली जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, उसमें छोटा जिम, छोटी फैसिलिटीज़ जैसे टीटी टेबल्स और तरह की वो फैसिलिटीज़ अलग से उसमें रखा है, अलग से मेस है, और कुछ और फैसिलिटीज़ जैसे उनकी रहती है रिक्रिएशन टाइप की एक्टिविटीज़, वो गर्ल्स हॉस्टल में अलग से बना रखी है। आपका एक 5000 सीटर ऑडिटोरियम भी है। हाँ, यूनिवर्सिटी मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत ही एक्सेलेंट है। अगर आप कंपेयर करें, मैंने कंट्री स्तर की भी और इंटरनेशनल स्तर की भी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, किसी भी स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर की किसी यूनिवर्सिटी से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स कम नहीं है। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ आप लोग का कोलैबोरेशंस भी हैं? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हमारा कोलैबोरेशन कुछ है और अभी चल रहा है। अभी पिछले ही वर्ष में लंदन यूनिवर्सिटी से, रशियन यूनिवर्सिटी से और 2-3 और ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से, साउथ कोरिया, इन यूनिवर्सिटी से हमारा MOU कुछ जगह साइन हो गया है, बाकी इन द प्रोसेस है। तो इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है जब आप ऐसा MOU करते हैं? इसमें 2 तरह का है। जैसे अभी ले में बुद्धिस्ट से रिलेटेड बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी MOU साइन हुआ हमारा जी। एक तो स्टूडेंट एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स इसमें होते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स, जैसे रशियन यूनिवर्सिटी, उनका ये स्टेटस था कि हमारे स्टूडेंट यहाँ आएंगे, क्या आप उनको हिंदी पढ़ाएंगे? वी वर वेरी हैप्पी। क्या कि बिल्कुल हमारे यहाँ हिंदी का PG कोर्सेज हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल से रिलेटेड सब्जेक्ट हमारे यहाँ नहीं है और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल, जैसे स्टूडेंट जो हमारे वहाँ जाएंगे, उनके यहाँ आएंगे, उनके लिए कुछ उनकी जो फीस रहती है उसमें कम करते हैं चार्जेस, प्लस रहने का कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हम म्यूचुअली एग्रीड कर लेते हैं जो स्टूडेंट के लिए स्पेशली देंगे एडमिशन के लिए। जैसे कोई कोर्सेज है 2 साल के बाद वहाँ जाना चाहेगा स्टूडेंट्स, 2 साल वहाँ कर लेगा, फिर आएगा। तो कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को भी इसमें खर्चा वहन करना पड़ता है, तो कुछ इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए वी फैसिलिटेट करते हैं कि उनके लिए अच्छा रहेगा। That's an excellent opportunity for students. What are the kind of students who come to you? और एक गौतम यूनिवर्सिटी का अपना इंडिपेंडेंट एंट्रेंस टेस्ट होता है जी, और ऑल ओवर इंडिया में हम करते हैं। मोस्टली हमारे सेंटर्स नॉर्थ में ज़्यादा है क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है, बट पिछले साल स्पेशली हैदराबाद में भी हमारा सेंटर्स खुला है, साउथ से भी कुछ स्टूडेंट्स में आने लगे हैं। गुवाहाटी में सेंटर्स है, नॉर्थ ईस्ट के भी इस बार कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, तो ऑल इंडिया लेवल हमारे स्टूडेंट्स आते हैं कंपटीशन से। इसके अलावा हम ये भी रखा है कि जो नेशनल स्तर से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कुछ जैसे क्लैट का है या कैट का है, इंजीनियरिंग्स के हैं, AIEEE का है, इससे स्टूडेंट भी जो हमारे कुछ सीट्स हैं उनके लिए भी रखी हैं कि जो इससे भी हम सीधे एंट्री करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का मिक्स रहे सब तरह का। जो स्टूडेंट्स आते हैं ज़्यादातर कौन सा कोर्स पसंद करते हैं? व्हाट इज़ मोस्ट पॉपुलर इन द यूनिवर्सिटी? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसमें लिए अभी इंजीनियरिंग के सभी कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज़ हमारी काफ़ी अच्छी है, उसमें इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी रहता है स्टूडेंट्स के। मैनेजमेंट का हमारा अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड, बायोटेक्नोलॉजी में स्टूडेंट अच्छे हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे PhD भी करना चाहते हैं। बुद्धिस्ट स्टडीज़ का हमारा काफ़ी अच्छा पॉपुलर है क्योंकि पूरे वर्ल्ड से काफ़ी लोग आते हैं, इसमें स्टूडेंट आते हैं। ये 3-4 कोर्सेज हमारे बहुत पॉपुलर हैं। एंड रिसर्च ओरिएंटेड है आपकी यूनिवर्सिटी, यू इनकरेज रिसर्च? इनफैक्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेस यही दिया गया यूनिवर्सिटी का, इसलिए PG कोर्सेज रखे गए हैं और इंटीग्रेटेड कोर्सेज। इस समय हमारे पास मोर देन 250 स्टूडेंट्स हैं जो PhD कर रहे हैं, अच्छे टॉपिक्स पे अच्छे कर रहे हैं। अभी इनकरेजिंग देम कि PhD करें और कोशिश ये कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि रिसर्च इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बहुत इनकरेजमेंट नहीं है, और आपने सुना होगा कि समय पर हमारे प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में भी, प्रेसिडेंट पिछले दिनों में भी कह रहे थे कि रिसर्च को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि रिसर्च ऐसा टॉपिक है जिसमें जब ग्रेडिंग होती है इंटरनेशनल स्तर पर तो हमारी यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का रैंक कम हो जाता है।
रिसर्च इज़ वन ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो वो हम काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं कि रिसर्च को ज़्यादा इनकरेज किया जाए। और एकेडमिक्स की तरफ जो स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं वो आगे एकेडमिक्स में जाएं इनटू टीचिंग एज अ प्रोफेशन, क्या उसको भी आप लोग इनकरेज करते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत एलेबोरेट, बहुत अच्छा हमने किया है। फैकल्टीज़ हमारी अच्छी हो, क्योंकि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छी फैकल्टी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अच्छी फैकल्टी की आपने बात कही, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉब्लम आती है कि अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलते, या देयर आर फ्यूअर पीपल हु आर नाउ गेटिंग इनटू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। This is a general problem. If you see the university are running on 40 to 50% strength of the faculty. उसका कारण ये है कि फैकल्टीज जैसे IITs का है, IIT करने के बाद फैकल्टी में जाने की बजाय स्टूडेंट्स सर्विस सीधा जॉब ज्वाइन करेगा, मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करेगा। उसके लिए एक तो हमने फैकल्टीज़ के लिए जो हमने पे स्केल रखा है, आई थिंक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पे स्केल बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ के पे स्केल से हायर है। अच्छा। हमारे जो इनिशियल पे स्केल है वो IIT और IIM के बराबर हमने रखा है। फर्स्ट ग्रेड जो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करता है वो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं, उनके एक स्टेप हायर पे रखा गया है। अच्छा। ताकि अच्छी फैकल्टी अट्रैक्ट हो। एंट्री लेवल पे हमारे यहाँ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है PhD है, PhD से नीचे किसी का नहीं है, और मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस रखा गया है। तो कोशिश ये है कि अच्छा स्केल हम दें, अच्छा ग्रेड दें, ताकि अच्छी फैकल्टीज़ आएँ। हमारा प्रयास है अभी, इनफैक्ट अभी कोशिश की जा रही है और रिक्रूटमेंट करने की भी अच्छी फैकल्टीज़ का। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंसेंटिव देने के बाद तो बाकी जगह से भी, और हमारी जो PhD करने के बाद यहाँ फैकल्टीज़ को एक अट्रैक्शन मिलेगी हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो बैलेंस बनाना होता है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं दे आर वेल पेड बट द स्टूडेंट्स डोंट हैव टू पे मच फ़ी, ये बैलेंस कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? क्योंकि ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यूपी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत हाई नहीं रखी इफ़ यू कंपेयर विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अच्छी फीस मिनिमम बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का यूपी गवर्नमेंट में एक ये भी उद्देश्य था कि जो उस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो जिनको अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिली है, ड्रॉन स्टूडेंट या उस तरह से रहे हैं, उनके लिए हम एक अपॉर्चुनिटी दें। इसके लिए जैसे स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है जी, तो उनके इंकरेजमेंट हो गया। हॉस्टल्स कुछ जो यूनिवर्सिटी के बाहर भी को रहते हैं या दूसरी जगह करते हैं, हॉस्टल्स ऑलमोस्ट फ्री उनके लिए रखा जाता है। और ये हमारा प्रयास ये है कि हम इस बार इनफैक्ट पिछले साल से भी इस बार थोड़े कुछ सब्जेक्ट्स में फ़ीस थोड़ा कम किया है, ताकि वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी यहाँ आए। एक यूनिवर्सिटी जैसे IIMs हैं, IITs हैं, यहाँ से स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाता है कि उसकी प्लेसमेंट अच्छी जगह हो जाएगी। तो क्या बीइंग एफिलिएटेड विद UP यूनिवर्सिटी, डज दैट हैव दैट सेम काइंड ऑफ प्रेस्टीज? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का हमारा प्लेसमेंट में जो एफर्ट्स हमारे ये हैं कि अच्छा प्लेसमेंट हो यूनिवर्सिटी का, और इस साल अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो प्रयास ये है कि अच्छी फैकल्टी के साथ साथ प्रयास ये किया गया कि जो करिकुलम हमारे हैं वो अप टू डेट हों, अच्छे वाले हों, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छे हैं, उन्हीं को ही हम इनकॉर्पोरेट करें। पेडागोगी हमारी मेथड ऑफ टीचिंग अच्छी हो, उसमें किया जाए। उसके साथ ये प्रयास किया गया कि हम इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन यहाँ शुरू किया पिछले साल से। अच्छा। और इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से कुछ सिलेबस में चेंजेस भी किया है। पिछले 1 साल में जब से मैं किया है इसको 2-3 नए इनोवेशन किए हैं। और एक तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो UGC ने अभी प्रपोज़ किया है, हमने पिछले साल से ही लागू उसको कर दिया था। अच्छा। स्टूडेंट्स की जैसे आपने कहा कि प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, नेचुरली एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेशन है, उसके साथ हमारा इस साल MOU साइन हुआ है। अच्छा। वो स्किल बेस्ड भी ट्रेनिंग बच्चों को देंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उनका MOU में है कि वो कोशिश करेंगे कि सबको प्लेसमेंट भी दिलाएं।
तो उनको हम उनमें उनके अंदर बच्चों को कवर कर रहे हैं। प्लेसमेंट में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का इंटरेक्शन समय समय पे बुलाते हैं, उससे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नई ये यूनिवर्सिटी है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 साल में इसका प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, जो हमने इनोवेशन इसमें शुरू किए। वेल, आई डू होप सो। आपने पिछले साल जब से आप आए हैं, आपने कुछ नए कोर्सेज भी शुरू किए हैं। हाँ, नए कोर्सेज का भी प्रयास किया जा रहा है। नए इनफैक्ट ऑप्शंस का काफ़ी दिया, जैसे इंजीनियरिंग में डिफरेंट तरह के बच्चों के लिए एमटेक में डिफरेंट कोर्सेज के हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैनेजमेंट में भी हमने कहा कि नए कोर्सेज उस पर, चाहे होटल मैनेजमेंट का दूसरे किए जाएँ। LLB में भी नए कोर्सेज का, बायोटेक्नोलॉजी में भी जो नए फील्ड आ रहे हैं बेसिकली रिसर्च के, उनको इंट्रोड्यूस करने का किया जा रहा है। और बिजनेस मैनेजमेंट में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी शुरू किया है। उसके अंतर्गत क्या क्या है? इसी के सेंटर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें शुरू से ही बहुत एक पॉपुलर भी रहा है। इसमें डिफरेंट तरह का जो मेथड ऑफ टीचिंग है, पेडागोगी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे कराई जाती है, केस स्टडी मेथड, डिफरेंट लेक्चर्स और वो करा के बच्चों को मौका दिया जाता है कि पूरी इस तरह से उसी टेक्नोलॉजी से पढ़ें जो इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि वो कम्पिटिटिव लेवल पे आगे आएँ। उसको इसलिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ जो भी नई टेक्निक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हमें मिलती है, हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। एक साल में आपने क्या चैलेंजेस क्या फेस किए हैं? नई यूनिवर्सिटी कहा कि इसके बहुत रहता, जैसे पिछले 1 साल में ही अभी बच्चों के लिए हॉस्टल्स का जो काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी, वो एक चैलेंज था कि हम पूरी करें। हॉस्टल्स हमारे बच्चों के लिए जो पूरे होने थे इस साल पूरे कराए गए। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अभी स्लो चल रही थी, तो उसमें इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स सेंटर हमारा बना है, इंडोर स्टेडियम बना है, आउटडोर फील्ड जितने बने हैं, ये पिछले 1 साल में पूरे कराए हैं। चालू तो बच्चों के लिए एक बड़ा इंकरेजमेंट हो गया है। अभी ये देवधर ट्रॉफी का क्रिकेट के मैचेस वहाँ हुए हैं, तो ये बच्चों के लिए इंकरेजमेंट मिला। लाइब्रेरी हमने बहुत क्या है कि बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी रखी है, जिसमें ई जर्नल्स, ई मैगजीन सभी तरह का वो रखा गया है। और एक ऑडिटोरियम जो बच्चों के लिए, ऑडिटोरियम अभी हमारा चालू हुआ है पिछले 2 या 3 महीने में ही, और बच्चों ने उसके बाद 2-3 कार्यक्रम उसके बीच में रखे हैं। तो ये बच्चों के लिए ऐसी स्टूडेंट्स की ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिससे उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा, और टैलेंट्स चाहे वो आर्ट से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है। और थिएटर पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, दृश्यम वो हमारा उसमें, इसीलिए मैंने कहा ये ऑडिटोरियम बना है बच्चों के लिए, पूरा साल में पूरी एक्टिविटी वो करते हैं, इनका एक्टिविटी इवेंट्स फिक्स रहते हैं, तो उस ऑडिटोरियम से बच्चों को और इनकरेजमेंट मिला है। आप क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, आपके लिए from administration as an IAS officer to administration of the university, how different is it? Overall system, atmosphere is different, and work culture. See, administration में you have a different set of rules and regulations. You work under those things, and you have a total subordinate setup of officers who work in that system. So this is a set kind of systems. As a vice chancellor of university, you have academic setup where you have teaching faculties, teachers, you have students working there, and you have administrative setup also. True. To control these things. There is always some conflict between the administration and the academics sectors. So this is a challenge, how to coordinate the activities between the administration, academics. Are you enjoying it? I think, yeah, in fact much more than the IAS, in the sense that there was only administrative, so sometimes you feel that you could have a different kind of approach dealing with the law and order, other kind. Here I feel, though I am dealing with the students, so you go back to your student life. You think, okay, I'm dealing with the students, so let me deal in a different way. And now I'm dealing with the teaching faculties, so literate, and I don't have to deal. See, it's a different class. Then administration, other things, you deal in a different way. So in every situation and every setup function, you have to change your strategy and work. So I'm really very happy and enjoying this. And it's still challenging क्योंकि एक नई university है, तो you're growing with the university. It's challenging still because there is a shortage of faculty which is there, still their rules regulations are being framed up,
new students, they naturally they set up this new atmosphere coming from all over. Administrative setup is not very experienced. There are also some new faculty is also new in the sense they have not much experience in other university. Directly came to this university. So उनको मोटिवेट करना है, उनको गाइड करने की जिम्मेदारी इनफैक्ट है. कीप डिस्कसिंग विद देम वेरियस इश्यूज रेगुलरली विद द फैकल्टीज आल्सो. सो दैट माय एक्सपीरियंस और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ अच्छा एक बिल्कुल यूजफुल हो रहा है. एंड योर एक्सपीरियंस एज अ टीचर वो भी तो बहुत काम आता होगा. वो भी रहा टीचिंग, उसका टीचिंग का भी इनफैक्ट जो समय समय पर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में टीचिंग का मिला वो बहुत यूजफुल हो रहा है इसमें. आपको विद सच अ चैलेंजिंग जॉब फ्री टाइम तो कम मिलता होगा, बट जो मिलता है उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? बहुत कम. इनफैक्ट कोई ऐसा चांस रहा कि IAS की सर्विस में भी मेरी असाइनमेंट ऐसे रही कि कोई ऐसी असाइनमेंट मैं नहीं पॉइंट आउट कर सकता जिसमें मुझे समय मिल जाता हो फ्री. लेट रात तक रात के 9, 10, 11 बजे तक एक्टिविटी रही. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मैं रहा एडिशनल सेक्रेटरी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें भी मैं बीच में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का काम देख रहा था, तो उसमें भी बहुत चैलेंजिंग रहता था. बट जब भी मौका मिलता है, मैं पहले भी जब सर्विस में IAS में भी था और यहाँ आने पे पहले सर्विस में था, उसमें जब बच्चे छोटे थे कोशिश मेरा क्या फैमिली में समय बिताया जाए, क्योंकि बहुत कम मिलता था. कभी कभी हफ्ते में केवल 1 आधे दिन मिलता था, तो उनके साथ बिताने का. पढ़ने का मेरा शायद कुछ बुक्स और इस तरह की चीज़ें जब मौका हो पढ़ लूँ. और वाइफ या बच्चों के साथ जब भी मौका मिले मूवी देखने का, तो इस तरह का जब भी मिलता हो तो थोड़ा हट के काम करने का शौक है. किस तरह की मूवीज देखते हैं? कोई भी जब भी कोई मूवी लगती कोशिश किया जाती जब भी टाइम मिले तो मूवी देखा जाए, थोड़ा डिफरेंट चेंज हो जाए. अच्छा, जब इस तरह की एक जॉब होती है जिसमें आप सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक काम करते हैं, या जैसे आप ये मेले के कुंभ मेले में लगे हुए थे, तो कई दिन घर नहीं जाना होता था, तो ऐसे में फैमिली पे क्या असर पड़ता है? ये सर्विस में IAS में ये एक सिचुएशन प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि बहुत कम समय दे पाते हैं और बच्चों के लिए स्पेशली कम रहता है, तो सेक्रीफाइस तो वाइफ करेंगे या उसमें रहता है. पर सफ़र काफ़ी करते हैं बच्चे. इनफैक्ट मेरे पूरे टेन्योर में आई थिंक आई मस्ट हैविंग मोर देन 30 ट्रांसफर्स. 30 ट्रांसफर्स? 30 to 30 years. So that's one transfer almost every year. Yeah, in fact even sometimes because when I was in the government of India वहाँ टेन्योर फिक्स रहता है, तो वहाँ नहीं था. तो यूपी में कई बार ऐसा होगा कि 3 महीने 6 महीने वाले ट्रांसफर्स होंगे. तो एवरी टाइम गोइंग टू द डिफरेंट प्लेस, चिल्ड्रन गोइंग टू द डिफरेंट स्कूल, उनके लिए मुश्किल होता है सेट करने. तो ये फैमिली भी सफ़र करती है ऐसी सिचुएशन में. अगर एक साल में 3 बार बच्चों ने स्कूल बदला है, तो उनके लिए एडजस्ट करना रहता है, फैमिली के लिए भी एडजस्ट करना डिफरेंट, तो वो रहता है सिचुएशंस दैट यू हैव टू बेयर विद इट. जो बाकी चैलेंजेस आते हैं एक ब्यूरोक्रेट की लाइफ में, उनमें जिनके बारे में हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटी है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, तो उसको आप कैसे संभालते थे? वो डे टू डे रेगुलर फीचर रहता ही है, क्योंकि डीलिंग आप जिस असाइनमेंट में पोस्ट पे रहते हैं, पॉलिटिकल हेड रहते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी पॉलिटिशियन होते हैं उनकी डीलिंग क्योंकि करने दोनों का के जो एंड ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. डीलिंग में मेरा एक्सपीरियंस दोनों तरह का है, मिक्स रहा है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, जिसमें जब आप डील करते हैं पॉलिटिशियंस को, ये करी ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी है कि पूरे फैक्ट्स, पूरी सिचुएशन उनके सामने रखने का. किसी भी सिचुएशन, इवेंट्स, प्रोग्राम के लिए क्या हो सकता है, क्या प्रोसीजर कैसा होना चाहिए. बहुत सिचुएशन ऐसी रही हैं जिसमें आपने सजेस्ट किया, बताया है ये होना चाहिए, तो जो पॉलिटिकल हेड रहे हैं वो एग्री भी किए हैं, तो कोई इसमें समस्या नहीं आती. इनफैक्ट उनका भी डिसएग्री करते हैं तब गड़बड़ होती है. डिसएग्री वाली सिचुएशन भी आती है, तो उसमें उसको स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली आप कई बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और कई बार पॉसिबल नहीं भी हो पाता है. उसके लिए जैसे मैंने कहा कि आई वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसफर. There would have been a lot of disagreement on many issues.
कई इशूज, हाँ कई, जिसमें आपको लगता है कि ये दिस इज़ नॉट एज पर रूल्स रेगुलेशन या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। ऐसा नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन कई बार आती हैं जिसमें लगता है कि ये ठीक नहीं, ऐसा होना चाहिए नहीं है, या उसमें पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या रूल्स परमिट नहीं करते। तो पब्लिक इंटरेस्ट में तो पॉलिटिशियन भी, उनका इंटरेस्ट तो पब्लिक का रहता है, चाहे इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो, बट कई बार रूल्स रेगुलेशन परमिट नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में फिर मुश्किल हो जाता है। इन सब सिचुएशंस में एक और जो बहुत बड़ा सवाल होता है वो इंटेग्रिटी का आ जाता है, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? और मैंने कहा कि अगर ये होता है, बड़ा पोलाइटली आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ये मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन आने पे ही कई बार ऐसा हुआ है कि उसके बाद ट्रांसफ़र अगले दिन हो गया है। ऐसी सिचुएशन भी कई बार आई हैं। आपको रिग्रेट्स क्या रहे फिर? कोई रिग्रेट नहीं रहा इसमें। इनफैक्ट मुझे ऐसी मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे मैंने कहा कि एक कुंभ मेला का बहुत बड़ा चैलेंज वाला रहा मैंने असाइनमेंट, एक डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने का। रूरल एरिया में मिला है, एजुकेशन में, हेल्थ में बहुत काम किया, जिसमें पल्स पोलियो वाला अभियान चलते थे, रेडिकेशन वाला बहुत काम किया है उसमें भी। वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने का भी मिला है। कोई रिग्रेट मैं नहीं कह सकता, और ये तो पार्ट ऑफ गेम है। अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ और सफ़र किया, दिन भर रात काम किया, वो नहीं है। मैं कमिश्नर फैज़ाबाद डिवीज़न था, जिसमें अयोध्या का इशू आता है। कमिश्नर फैज़ाबाद अयोध्या का जो डिस्प्यूटेड एरिया जिसमें रहता है, उसको कोर्ट की तरफ से रिसीवर कमिश्नर होते हैं। अच्छा। तो उसको भी डील करने का मौका मिला है, हैंडल करने का कि किस तरह से करते हैं। तो मैं नहीं कह सकता, मुझे तो बहुत खुशी, कोई रिग्रेट मैं नहीं कह सकता कि मुझे पूरी सर्विस में कोई ऐसा रहा हो। और सबसे ज़्यादा खुशी किस मौके पे मिली? जब भी इनफेक्ट इतनी असाइनमेंट है, जब भी कोई आप प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, कोई इशू को सॉल्व करते हैं, और ख़ास करके जब वो पब्लिक के इंटरेस्ट का है, या उसके वो का है, बेनिफिट का है, या डेवलपमेंट रिलेटेड एरिया है, खास करके जो रूरल एरिया डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इशू होते थे और उसमें कामयाबी मिलती थी, तो रियली बहुत। फॉर एग्जांपल पल्स पोलियो, उसमें तो पूरा देश में खुशी की लहर थी कि वी हैव वैंक्विश्ड पोलियो। वो इनफैक्ट इसीलिए कहा कि जब ये शुरू हुआ था 90s में, इसमें काफ़ी रोटरी क्लब, NGO इसमें इन्वॉल्व रहे। एज डिस्ट्रिक्ट में स्टेट इन्वॉल्व में रहता था, काफ़ी इसमें मौका मिला। और उसके बाद फिर सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ यूपी में बना, उसमें पल्स पोलियो का देखने का मौका मिला। वर्ल्ड बैंक का यूपी हेल्थ सिस्टम प्रोजेक्ट हेल्थ से रिलेटेड था, जिसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था, वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट करने का मिला। और सेक्रेटरी फैमिली वेलफेयर जब मैं था, जिसके अंडर पोलियो एरिकेशन था, जब यूपी में ऑलमोस्ट पोलियो ख़त्म हो रहा था, जब डिक्लेयर हुआ है, उसमें सेक्रेटरी फैमिली वेलफेयर था। तो मैं जब जिलों में था उसमें से इन्वॉल्व रहकर पूरा, तो मुझे ये ऐसी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं किसी न किसी स्तर पर इन्वॉल्वमेंट इसमें लगातार रहा है। जब इस तरह के प्रोजेक्ट से आप इन्वॉल्व होते हैं जो इतने सक्सेसफुल होते हैं, तो उनसे जब आपको आगे बढ़ना होता है, इज़ इट ईजी टू लीव इट बिहाइंड? ये इनफैक्ट सर्विस पाने के बाद देख लेते हैं आपका, इनफैक्ट immediately you go to the next step and you next day within a day you start functioning the different organization, different तरह का। जैसे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, वो बीच में ही मुझे कहीं इनफैक्ट डिफरेंट असाइनमेंट, आई थिंक जब मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा था तो बहुत इंटरेस्टेड, कोई नहीं छोड़ना चाहता, बहुत अच्छा भी था, हेल्थ से रिलेटेड था। उस समय अयोध्या में कुछ प्रॉब्लम इशू आ गए थे गवर्नमेंट्स उसमें, और कन्फ्लिक्ट उसमें थे, तो गवर्नमेंट ने मुझे कमिश्नर फैज़ाबाद भेज दिया गया था। तो आपको लगता है कि नहीं हो सकता, वो चैलेंजिंग थी, और मुझे अभी भी है कि वो इतनी चैलेंजिंग थी उस समय कि पूरी कंट्री से कांग्रीगेशन उस समय अयोध्या इकट्ठा हो रहा था, और इतना टेंस सिचुएशन थी। और मुझे जब ये डेट फिक्स थी वहाँ कांग्रीगेशन होनी थी, उससे 20 दिन पहले भेजा गया था। अच्छा, हार्डली एनी टाइम बट वी कुड सक्सीड दैट कि पूरा कंट्रोल किया और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो आप भूल जाते पिछला, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा अफसर कोई ना कोई उसको टेकअप करेगा, अच्छा है। बट जब आप पूरा कंक्लूजन तक, अप टू द एंड तक ले आते हैं,
तब छोड़ना तो अच्छा लगता है, पर कई बार बीच में भी छोड़ना पड़ता है, सिचुएशन आ जाती है। तो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम आती है। जैसे मैंने कहा पल्स पोलियो वाला बहुत सेटिस्फैक्शन, क्योंकि बहुत मेरे अफसर्स और भी कुलीग होंगे, डीएम एसडीएम कुछ देखा होगा, उसके लेवल स्टेट लेवल का हेड होता है, वो भी जब खत्म हुआ तो उसमें स्टेट लेवल हेड पहुंच गया था मैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने फील्ड में भी किया और उस स्टेज पे आकर फिर आपको मौका मिला करने का, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जब कोई प्रोजेक्ट ऐसे बीच में छूट जाता है या आपने कंप्लीट तो किया बट उसके बियॉन्ड वो नहीं जा रहा है, तो ऐसे में नाउ दैट यू लुक बैक, आपको रिग्रेट होता है किसी का? हाँ, नहीं, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें उस तरह का नहीं चला, आगे प्रोग्राम बंद हो गया या उस तरह से नहीं चल पाया, कई ऐसे उसमें रहते हैं। और एज वाइस चांसलर व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड टू? मैं एक विज़न लेकर चला हूँ इस यूनिवर्सिटी के लिए। ये विज़न मेरा है कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की एक इंस्टीट्यूट बने, जिसमें जो हमारा प्रोडक्शन हो, चाहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल और एंटरप्रेन्योर जो निकलें इसमें से, उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हों जो हम एक कंट्री के विकास के लिए और सोसाइटी के विकास के लिए चाहते हैं। क्योंकि आपको मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जिनके जन्मदिवस पे हम टीचर्स डे भी मनाते हैं, उनका भी कहना था कि हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जैसा हम सोसाइटी चाहते हैं, जिसमें हर इंडिविजुअल का एक बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निफाइड उनको वे से देखा जाता है, इक्वालिटी है। इसको कौन दे पाएगा? सोसाइटी का अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं या इस तरह की सोसाइटी चाहते हैं, तो ये जनरेशन जो यूनिवर्सिटी से निकल रही है यही देगी। तो वो ये हमारा विज़न ये है कि जो वो निकलेंगे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, उनमें वो क्वालिटीज़ होगी जिसमें करैक्टर उनका है, क्रिएटिविटी है, कॉम्पिटेंसी है पूरी तरह से, और जो सोसाइटी के लिए चाहिए, रेलेवेंस टू सोसाइटी चीज़ें हैं, वो सारी क्वालिटीज़ हों। वो विज़न लेकर आपका विज़न जो है कमाल का है, और ये नेशन बिल्डिंग में हमारे ये जो जनरेशन्स निकल कर आ रही हैं वो उसमें काम आए, ये बहुत बड़ा विज़न है। और हमारी यही उम्मीद है कि आपका ये विज़न जल्दी पूरा हो। हमारे प्रोग्राम में आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।